नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए मुहिम के साथ फिर हाजिर हुए हैं। आज से रेगुलर मॉडर्न हिस्ट्री क्लास चलाई जाएगी, ठीक है ना। एक वीडियो आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से कोई भी परीक्षा हो, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, सबसे ज़्यादा। पहले क्या होता था, एशियंट हिस्ट्री भी पूछ देता था, मिडिवल हिस्ट्री भी पूछ देता था, जिसको मध्यकालीन इतिहास भी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में हर परीक्षाओं का अगर एक विश्लेषण किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के आंदोलन भी चले, ठीक है ना। उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी कवर करेंगे। हमें आज़ादी मिली, आज़ादी तक का सफ़र मॉडर्न हिस्ट्री में ही कवर करते हैं। तो ये सब बातों को अगर देखा जाए तो बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये हो चुका है वर्तमान समय में एग्जामिनर के दृष्टि में। चाहे आप एशियंट हिस्ट्री से तुलना कीजिए उसका, या मिडिल हिस्ट्री से तुलना कीजिए। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आधुनिक इतिहास, ठीक है ना। तो आधुनिक इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक इतिहास हम पढ़ेंगे कैसे, हम इस बात पे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आधुनिक इतिहास में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। पहले ओवरव्यू एक पूरा ग्राफ बना लेते हैं हम कि हमें आधुनिक इतिहास में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किसके विषय में पढ़ना है। तो बड़ा अच्छा रहेगा हमें समझने के लिए। एक बात याद रखना है भैया कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो आधुनिक इतिहास हम पढ़ेंगे ये कहीं ना कहीं यूरोपीय कंपनी, खासकर अंग्रेजों के इर्द गिर्द ही घूमता है हमारा जो आधुनिक इतिहास है भारत का। तो अगर देखा जाए तो आधुनिक इतिहास में, और आधुनिक इतिहास का पहला टॉपिक तो ये समझते हैं कि आधुनिक इतिहास का प्रारंभ, ठीक है ना, ये कब से माना जाता है। सबसे पहला चीज यही है कि हम आधुनिक इतिहास को कब से मानेंगे। और ये बड़ा अच्छा टॉपिक होता है कि हम किसी भी इतिहास का समयावधि निश्चित कब से करते हैं। जैसे हम मध्यकालीन इतिहास के अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम का पहले बार आक्रमण जब भारत पर होता है तो वहाँ से हमारा मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है, ऐसा माना जाता है। वहीं अगर आधुनिक इतिहास के प्रारंभ की बात करें तो भारत में सबसे पहले जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ भारत में, ठीक है ना, वहीं से भारत का आधुनिक इतिहास का हम मेंशन करते हैं, मापन करते हैं। तो अगर देखें तो आधुनिक यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, कंपनियों का श्रेणी क्रम क्या है, सबसे बाद में कौन गई। इन कंपनियों के आने से भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन क्या प्रभाव पड़ा, क्या कुप्रभाव पड़ा, इन सभी का विश्लेषण हम करेंगे। तो याद रखिएगा कि आधुनिक जो भारत का इतिहास है उसका प्रारंभ हम यहीं से करते हैं जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। तो अगर हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन का एक क्रम देखें तो लगभग 5 कंपनियों का क्रम होता है। पहला होगा पुर्तगाल, ठीक है ना, दूसरा है आपका डच, तीसरा अंग्रेज, इसके बाद डेनिश, और फिर फ्रांस या फ्रांसीसी, ठीक है ना। ये लोग क्रम वाइज भारत में आए। अब इनके आने से क्या परिवर्तन हुआ सत्ता में, समाज में, राजनीतिक में, उसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन पहले एक ओवरव्यू, पहला तो क्वेश्चन हमारा यहीं से पूछ देता है, कभी श्रेणी क्रम लगा के दे देता है, ठीक है ना, कि निम्न में से कौन सा क्रम गलत है या कौन सा क्रम सही है कंपनी भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए, ठीक है ना, इसके बाद डच कंपनी आई, डच के लोग आए, इसके बाद अंग्रेज आए, वही डेनिश आए, वही फ्रांसीसी आए। तो सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली, सबसे बाद में कौन आया, फ्रांसीसी। इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इन यूरोपीय कंपनियों को भारत में या भारत आगमन का कारण क्या था। क्या इससे पहले ये भारत में या भारत के साथ इनका व्यापार नहीं होता था? बिल्कुल होता था। अब जरा कहानी को संक्षेप में समझिएगा, ठीक है ना, समझने का प्रयास करिए, बाकी समझ जाएंगे तो हर टॉपिक का जो क्या कहते हैं
नोट्स होता आप अपने आप बना लेंगे, ठीक है। अब समझिएगा क्या कारण था कि यूरोपीय कंपनियां हमारे भारत में आई, और सबसे पहले पुर्तगाल ही क्यों आया, इसका एक रीजन था। एक बात याद रखिएगा, उसको समझने के लिए थोड़ा सा ये डाटा आप समझ लीजिए। सपोज दैट कि ये आपका एक क्षेत्र है, ठीक है ना, जिसको हम कह लेते हैं यूरोप, और ये आल्पस यूराल पर्वत से सटा हुआ आप देखेंगे तो एक एरिया है जिसको हम कहते हैं, एक महाद्वीप है जिसको हम कहते हैं एशिया, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो ये इस तरह करके, इस तरह का जो हिस्सा है वो है अफ्रीका का। अब मेरी बात को समझिएगा, क्या कारण था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का। तो कुछ भी कारण हो, इसका दो कारण प्रमुख निकल के आता है, इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है किताबों में। पहला तो व्यापार करना था, और दूसरा था कि हमारे देश में धर्म प्रचार करना था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय इस्लाम का भी उदय हो चुका था, और यहाँ पर यूरोप में आप देखेंगे सबसे ज्यादा कैथोलिक संप्रदाय के लोग थे। और आप देखेंगे इस्लाम हो या कैथोलिक धर्म के लोग हो, इनका एक ही एजेंडा होता है, धर्म प्रचार करना। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैथोलिक संप्रदाय के लोग रहते थे, और यहाँ पे इस्लाम का उदय हो चुका था। यही है अरब प्रायद्वीप आप कह लीजिए, और इसी अरब प्रायद्वीप में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इस्लाम का उदय हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो अरब के लोग थे, ये हमारा भारत, जरा यहाँ समझ लीजिएगा, दिखाई देगा तो ये हमारा प्यारा भारत। तो अरब लोग क्या करते थे कि यहाँ से आके, ये सप्त सिंधु प्रदेश था, यहाँ पे सिंधु नदी क्षेत्र वाला, और सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र जो होता है उसे सप्त सिंधु प्रदेश हम कहते हैं। इसके बाद ये जो पूर्वी घाट था इसे मालाबार तट कहते थे उस समय, और यह भी बड़ा उपजाऊ था और यह भी बड़ा उपजाऊ था। और आप देखेंगे कि यहाँ से जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था भारत में, तो कुछ लोग तो उसके साथ ही वापस अरब चले गए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे रुक गए। तो यहाँ पे भी कुछ मुसलमान थे जो कि यहाँ से व्यापार करते थे, वो उस समय के मुसलमान थे, उन्हीं के वंशज थे जो मोहम्मद बिन कासिम के समय में आए थे। इसके बाद आप देखेंगे कि यही केरल के क्षेत्र में एक हिंदू राजवंश था, उसका नाम था जमोरी, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। पहले हम ये समझ रहे हैं कि क्या कारण था कि पुर्तगाली हमारे देश में आए, यूरोपीय कंपनी हमारे देश में आए। तो पहले तो इस जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका तो हमारे देश में लूटपाट मचाना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। आया, इस्लाम धर्म का प्रचार किया, लूटपाट किया, चला गया। कुछ लोगों को यहीं पे रह गए लोग, वो क्या करते थे कि भारत से मसालों का, सूती वस्त्रों का अरब में व्यापार करते थे, और अरब से ये देखेंगे तो थोड़ा सा जल माध्यम से ही या भूमिगत माध्यम से ये यूरोप में चला जाता था, और मसालों का व्यापार होता था। मसालों में खासकर काली मिर्च का व्यापार होता था। और याद रखिएगा कि काली मिर्च उस समय सोने से भी बहुमूल्य थी, अर्थात सोना देके काली मिर्च लेते थे लोग। मैं उसका भी वर्णन बताऊंगा कि क्यों काली मिर्च इतनी चर्चित थी। अब हुआ क्या, जरा समझना। यूरोप का भारत से व्यापार स्थल मार्गों से होता था, ठीक है ना। आप देखे होंगे कि यही जो क्षेत्र है वो यूनान का क्षेत्र है। यूनान से जो एक आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करने आया था उसका नाम सिकंदर महान। अब देखेंगे ईरान में भी उसका युद्ध हुआ था, अफगानिस्तान में भी युद्ध हुआ था, इसी तरह भारत आया था। यानी कि पहले भी यूरोप के लोग हमारे देश में या भारत में आते थे, लेकिन उनका जो मार्ग होता था वो स्थलीय मार्ग होता था। अब सुनना जरा कि यहाँ पर जो इस्लाम साम्राज्य था, यहाँ के लोग यहाँ से व्यापार करते थे, फिर यहाँ से सामान ले जाकर यूरोप में बेचते थे। और यूरोप में इटली का एक वेनिस शहर है, ठीक है ना, वहां पर एक मंडी लगती थी, बहुत बड़ी मंडी लगती थी, वहां पे सामान को बेचा जाता था और बहुत फायदा कमाते थे ये लोग, ठीक है ना। ये भी लोग कमाते थे, ऐसी बात नहीं थी। अब सुनना क्या था कि यहाँ पर मैंने बताया कि कैथोलिक संप्रदाय का विस्तार था और यहाँ पर इस्लाम संप्रदाय का विस्तार था ना। ये इनसे मतलब इन दोनों लोगों को अपने आप में गुरूर था कि हमारा धर्म, हमारी जो शक्ति है, हम सबसे महान है, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि ये लोग इनके ऊपर आधिपत्य जमाना चाहते थे, व्यापार में हस्तक्षेप करना चाहते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यूरोप में उस समय रोमन साम्राज्य हुआ करता था, रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य भी दो भागों में बटा होता था, एक होता था पश्चिमी रोमन साम्राज्य और एक होता था पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है ना। मतलब प्रशासन की दृष्टि से इसको बांट दिया गया था। अब हुआ क्या कि 1453 में, ठीक है ना,
इन कैथोलिक धर्म वालों के बीच और इन इस्लाम धर्म वालों के बीच एक युद्ध हुआ। इसको हम एक दो देशों के बीच युद्ध ना कह के, ठीक है ना, ये धर्म युद्ध हुआ था। देखिए ना, ये केवल इस्लाम धर्म के लोग हैं और ये केवल आपके यूरोप कैथोलिक धर्म या ईसाई धर्म के लोग हैं। तो ये दो देशों धर्मों का एक युद्ध था। इस युद्ध में आप देखेंगे, इसी को हम कहते हैं 1453 में ये युद्ध हुआ जो हुआ था। इधर कैथोलिक धर्म के लोग थे, इधर इस्लाम धर्म के लोग थे। बहुत भयंकर नरसंहार हुआ और अंत में आप देखेंगे कि यहीं पर जो कुस्तुनिया नामक शहर है, ठीक है ना, कुस्तुनिया जो वर्तमान में तुर्की के क्षेत्र में पड़ता है, तो कुस्तुनिया पर आप देखेंगे तो जो इस्लाम लोग थे उनका कब्जा हो चुका। अर्थात इस युद्ध में जो धर्म युद्ध था 1453 में हुआ था, उस युद्ध में देखेंगे तो जो यूरोपीय लोग थे, कैथोलिक धर्म के लोग थे, वो युद्ध को हार गए थे। तो कहीं ना कहीं जब युद्ध को हार गए थे तो अब इनका व्यापार इनसे खत्म हो गया था, ठीक है ना। अब ये काली मिर्च और अन्य मसालों के इतने आदी हो चुके थे यूरोप वाले लोग कि ठंड के मौसम में ऐसा लिखा गया है कि ठंड के मौसम में जो भी यूरोप में लोग रहते थे, ठीक है ना, मांस पर काली मिर्च को और नमक को छिड़क के खाते थे ताकि उनके अंदर एक उष्मा बनी रहे। तो कहीं ना कहीं वो उसके आदी हो चुके थे। तो अब इनके सामने दो रास्ता था कि या तो फिर से ये इस मार्ग से जाएं। जब फिर से इस मार्ग से जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम धर्म के लोग या जो इधर के लोग हैं इनको फिर से पीटेंगे। दूसरी बात कि फिर से युद्ध करें, इनको हरा के जाएं। तो अभी तो हारी के आए, फिर से पीटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि व्यापार भी करना था, ठीक है ना, और व्यापार करना था तब वहां पर ये दो देश है, दोनों देश आपस में जुड़ा हुआ देश है, ठीक है ना। और अब वर्तमान में दोनों एक हो चुका है। स्पेन और पुर्तगाल पहले अलग अलग हुआ करता था, लेकिन अब पुर्तगाल और स्पेन दोनों एक में हो चुका है। तो उस समय स्पेन से और पुर्तगाल में के जो साम्राज्य थे, क्योंकि वहाँ पे राजशाही चलता था, वहाँ पे जो साम्राज्य था, वहाँ के राजा ने इन लोगों को मोटिवेट किया कि भैया देखो, आप लोग समुद्र की यात्रा करो और उस क्षेत्र जाने के लिए एक नया रास्ता खोजो, ठीक है ना, जहां पे काली मिर्च जैसा मसाला मिलता हो, ठीक है ना। क्योंकि इस रास्ते से अब जा नहीं सकते थे, झगड़ा कर चुके थे, मरे पीटे थे आपस में ये लोग, ठीक है ना। इनको जो ये भ्रम था कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, तो इनका शक्तिशाली और इनके दिमाग का जो भ्रम था वो खत्म हो चुका था। तो कहीं ना कहीं इनको मसाला की आवश्यकता थी, जरूर बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 1493 में इनका घमंड टूट गया, लेकिन उसी 1493 के बाद, ठीक है ना, ये व्यापार इनका स्थलीय मार्ग से बंद हो गया। तब जाके रोमन, अगर देखा जाए तो स्पेन और पुर्तगाल के जो राजा थे, इन्होंने वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया कि भैया आप समुद्र की यात्रा करो, ठीक है ना, भारत को खोजो, काली मिर्च लाओ, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी था, कि बहुत आवश्यकता थी। सोचो कि काली मिर्च सोने से 60 गुना ज्यादा थी, मतलब सोने से भी ज्यादा उसका महत्व था। तो क्या कारण था, शायद भगवान ही जानते होंगे। अब सुनना, तो हुआ क्या कि 1453 में युद्ध हारने के बाद ये स्पेन से एक नाविक निकले तो बहुत लोग थे, याद रखिएगा, निकले तो बहुत लोग थे, लेकिन हम कुछ लोगों का ही नाम कवर करेंगे। स्पेन से निकले कोलंबस, और अगर देखा जाए तो पुर्तगाल से निकले वास्को डिगामा। कोलंबस निकला सही, लेकिन उसको नीचे आने की अपेक्षा वो पश्चिम दिशा में चला गया, ठीक है ना। अब समझिएगा जरा ध्यान से, अगर पश्चिम दिशा में चला गया, अब यहाँ पे ये गया तो आप देखेंगे अटलांटिक सागर होते हुए ये जाके एक सागर में इसकी नाव रुकी, और वो कई टापुओं का एक समूह था, ठीक है ना। इस सागर को कहते हैं कैरिबियाई सागर, कैरिबियाई सागर। वहां पे जाके रुका और वहां पे इसने देखा कि कई टापुओं का समूह था, जैसे आप देखेंगे कैरिबिया सागर में जमैका, क्यूबा, ऐसे करके कई टापू हैं, ठीक है ना। अब इसको जाना चाहिए था नीचे, लेकिन रास्ता भटक गया। लेकिन अब करे तो क्या करे, वही कैरिबिया सागर जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पाया जाता है, कई टापुओं का समूह है। तो अब ये भारत को खोज नहीं सका, इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए कि चलो कुछ भी तो किया हमने, इस क्षेत्र का नाम इसने वेस्ट इंडीज रख दिया। तो याद रखिएगा कि वेस्ट इंडीज का खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था। और वेस्ट इंडीज क्या है, तो कई टापुओं का समूह है। अब हम बात करते हैं कि पुर्तगाल का जो यात्री वास्को डिगामा निकला था, ये धीरे धीरे बेचारा, ये देखिए, ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु है, इसे आप कहते हैं मेडा केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं, तो केप ऑफ गुड होते हुए इसने सबसे पहले जब वास्को डिगामा आया तो ये गुजरात पहुंचा।
ठीक है ना। और गुजरात पहुंचने के उपरांत इससे अब्दुल मलिक नाम का एक मल्लाह मिला और मल्लाह से इसने पूछा कि सर क्या यह वही क्षेत्र है जहाँ पे मसाला या काली मिर्च जैसी मसाला मिलता है। तो उसने कहा भैया ये तो गलत रास्ता तुम पकड़ लिए, यहाँ पे काली मिर्च या मसाले नहीं मिलते, यहाँ पे तो नमक मिलता है। तो बोले भैया हमको उस क्षेत्र में ले चलो जहाँ पे काली मिर्च मिलता है। तब अब्दुल मालिक नामक जो नाविक था, मल्लाह था, वे कालीकट नामक बंदरगाह पे लेके आया। और जब कालीकट बंदरगाह पे लेके आया तो वहां पर उस समय जो शासक था जमोरिन था। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस समय वास्को डिगामा भारत आया उस समय भारत में कालीकट क्षेत्र में राज्य कौन सा शासक था, तो जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डिगामा का आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एकदम बृहत रूप से आदर सत्कार हुआ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश का एक नारा रह चुका है अतिथि देवो भव। अगर अतिथि आते हैं तो वो देव के समान होते हैं, पूरा सत्कार हुआ। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अरब के व्यापारी थे जो इस मालाबार क्षेत्र से व्यापार करते थे, उन लोगों को जब जमोरिन ने वास्को डिगामा का सत्कार किया, ठीक है ना, उसको पनाह दिया, तो इन लोग को बहुत बुरा लगा, ठीक है ना। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको बुरा तो लगेगा क्योंकि अभी इस रास्ते से आते थे व्यापार, ये लोग करते थे, इनकी कमाई होती थी। अब ये डायरेक्ट व्यापार करने के लिए चले आए तो जाहिर सी बात है बुरा लगना था इनको। तो याद रखिएगा कि अब वास्को डिगामा आया, कुछ दिनों तक रहा, भारत की संस्कृति समाज सबको एकदम पूरा घुमा। और जब ये जाने लगा ना, तो जब ये जाने लगा तो इसके पास कुछ पैसे थे वास्को डिगामा के पास। जाते जाते इसने कुछ मसाले, ठीक है ना, लौंग, इलायची, काली मिर्च खरीद के फिर पुनः वापस पुर्तगाल गया। जब पुर्तगाल गया तो पुर्तगाल जाते गया तो इसको वहाँ के सरकार द्वारा, वहाँ के साम्राज्य द्वारा, वहाँ के राजा रानी द्वारा काफी पुरस्कार दिया गया। और याद रखिएगा कि पुर्तगाल का जो वास्को डिगामा था, इसको आने जाने में जितना खर्च लगा, ठीक है ना, उससे 60 गुना ज्यादा जितना खर्च लगा उसको खत्म करके, उससे 60 गुना ज्यादा जब इसने काली मिर्च को पुर्तगाल में बेचा उसका फायदा हुआ। तो याद रखिएगा कि काली मिर्च का उस समय बहुत ज्यादा महत्व होता था भारत में, पूरे यूरोपीय देश में। अब देखना कि कहीं ना कहीं इसने भारत की खोज कर दी। पहले भारत तो था, ऐसा नहीं कि भारत नहीं था, लेकिन उसने नए राज्य मार्ग की खोज की। इसलिए कहा जाता है कि भारत की खोज कौन किया है, वास्को डिगामा। अब यहाँ पे गया, काफी इसकी इज्जत हुई, बड़ाई हुई, काफी पुरस्कार दिया गया, 60 गुना ज्यादा फायदा भी कमाया मसाले को बेचकर। अब यहाँ से एक और व्यक्ति 1500 में निकलता है, ठीक है ना, वो भी भारत की इसके बताए गए मार्गों से, ठीक है ना, भारत में आता है। उसका नाम है कैब्रल नाम का एक यात्री था, वो अभी पुर्तगाल का ही रहने वाला था। तो अगर पूछेगा कि प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वास्को डिगामा 1498 में। याद रखिएगा कि 17 मई 1498 में जो पुर्तगाली वास्को डिगामा था वो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। लेकिन 1500 में एक नया यात्री, पुर्तगाली यात्री भारत में पहुंचा, उसका नाम था कैब्रल। तो याद रखिएगा कि प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डिगामा, 1498 में। सभी लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग के मुंह जबानी पे होता है, लेकिन ये राज की बात है कि दूसरा कोई जल्दी नहीं जानता है। तो अगर पूछेगा कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने भारत की यात्रा की थी 1500 में, ठीक है ना, कैब्रल नाम के, उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है ना। तो कैब्रल नाम का एक नाविक था जिसने भारत की यात्रा की। अब याद रखिएगा कहीं ना कहीं भारत में और भारत की जो संस्कृति थी, भारत में आप देखेंगे मसालों का उत्पादन, इसके बाद कपास का उत्पादन, इन लोग को काफी प्रभावित किया, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे 1502 में फिर वास्को डिगामा कई लोगों के साथ भारत आता है और 1503 में कोच्चि में, ठीक है ना, ये कोचीन में आप देखेंगे तो एक कंपनी का स्थापना करता है और कोचीन को पुर्तगालियों ने आप देखेंगे तो अपनी राजधानी भी घोषित की। इसके बाद आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने को सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए, ठीक है ना, इन्होंने अपने सरकार से आग्रह किया और इन्होंने वहां पर एक गवर्नर जनरल पद की नियुक्ति की। तो 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अगर पूछेगा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल का नाम बताइए, ठीक है ना, जो भारत में नियुक्त होकर भारत में आया था नियुक्त होकर गवर्नर जनरल के रूप में, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 में आया, 1509 में जाता है। तो जरा हम इसके विषय में पढ़ लेंगे कि 1505 से 1509 के बीच इसने कौन सा कार्य किया। इस बात को याद
रखिएगा। तो फिर से मैं एक बार दोहरा दूं आपको कि अगर पूछेगा कि क्या कारण था, तो व्यापार करने का कारण था कि पुर्तगाली लोग हमारे देश में आए, और आप देखेंगे कि व्यापार करने के बाद करते करते इन्होंने धर्म प्रचार भी किया और हमारे देश में राजनीतिक सत्ता भी हस्तांतरित मतलब उस पर भी अधिकार कर लिया। तो अगर पूछेगा कि प्रथम अगर पुर्तगाली यात्री कौन है, तो वास्को डी गामा। द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन है, तो कैब्राल है। इस बात को आप ध्यान समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अब हम बात करते हैं कि जो पहला गवर्नर नियुक्त होकर आया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब ये इसको हम समझते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। कब नियुक्त होके आया था? 1505 में। और आप देखेंगे कि पुर्तगाली हमारे देश में जब आए तो उनका एक उद्देश्य था। उनका उद्देश्य ये था कि जैसे आप जानते हैं कि ये जो भारत है, भारत का क्षेत्र अरब सागर है। ये अरब सागर, ये हिंद महासागर और ये था बंगाल की खाड़ी। ध्यान समझिएगा, बहुत अंदर की टॉपिक है। तो अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में पूरा मैंने बता दिया था आपको कि अरब के जो लोग थे उनका आधिपत्य था। यहां पर जमोरिन का आधिपत्य था। अब यहां पे तो जाहिर सी बात है कि जाएंगे तुरंत झगड़ा करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन आपको मैं एक राज की बात बताऊं कि अल्मीडा वहां से पॉलिसी लेके आया था। उसको हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है ना, फिर से सुनिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अल्मीडा लेके आया था भारत में। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी नीति क्या है और इसको कौन लाया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाया था 1505 में। एक बात याद रखिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या। यहां पे देखिएगा आप कि पूरे अरब क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ के लोग व्यापार करते थे तो इस तरह लेके जाते थे अरब देश में। ठीक है ना, और आप देखेंगे इस क्षेत्र में भी छोटे छोटे द्वीप थे, इंडोनेशिया, मलेशिया। आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा, भारत से भी ज्यादा मसाला इंडोनेशिया में होता था। तो यहाँ पर भी अधिकार करके ये लोग क्या करते थे, इस क्षेत्र से व्यापार करके लेके जाते थे। तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई और इस क्षेत्र में जितने भी वायु जलयान जाते थे या व्यापारिक जहाज जाते थे, सबसे टैक्स लेता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यही होता था कि अरब सागर के क्षेत्र पर अधिकार कर लेना, हिंद महासागर के क्षेत्र पर अधिकार कर लेना, यानी कि जल पर एकाधिकार हो गया था इनका। इसके बाद इसने कॉर्टेज पद्धति भी अपनाई। कॉर्टेज पद्धति क्या थी इसको भी समझिए। तो अगर पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा, कॉर्टेज क्या था? कॉर्टेज का मतलब था कि इधर से आने जाने वाले सभी जहाजों को ये लोग परमिट प्रदान करते थे, परमिट देते थे। और ऐसा माना जाता है भैया कि जब मुगल राजवंश के जो जहाज थे ये भी व्यापार में जाते थे, ये भी इन लोगों से परमिट लेके जाते थे। इनका इतना पावर था इस क्षेत्र में। ठीक है ना, तो अगर पूछेगा कॉर्टेज पद्धति भी कौन लाया था? अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी भी कौन लाया था? अल्मीडा। अब ध्यान समझिएगा कि कहीं ना कहीं इनकी शक्ति बहुत बढ़ रही थी। ठीक है ना, और जब बढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं इस अरब क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इसने, आप देखेंगे तो गोवा में दुर्ग का निर्माण भी करवाया। तो अगर पूछेगा गोवा में अरब सागर को नियंत्रित करने के लिए, अरब सागर के क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। वही पूछेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति कौन लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कॉर्टेज पद्धति कौन लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब देखिएगा इनका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यहाँ पर जो अरब सागर के अरब मुसलमान थे, उधर मिस्र के मुसलमान थे, तुर्की के मुसलमान थे, ठीक है ना, भारत के मुसलमान थे, ये काफी लोग एकदम गुस्से में हो गए इनसे। ठीक है ना, और आप देखेंगे कि 1508 में, याद रखिएगा 1508 में तुर्की के मुसलमान, मिस्र के मुसलमान और भारत के मुसलमान मिलकर, ठीक है ना, अर्थात तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर, ठीक है ना, 1508 में
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पर आक्रमण कर दिया। इसे हम कहते हैं चौल या चेल का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में देखेंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा युद्ध हार गया और उसी युद्ध में इसका बेटा मारा गया था, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा कि चौल का युद्ध कब हुआ था, 1508 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? मिस्र, तुर्की व भारत के संयुक्त सेना के बीच हुआ था। किससे हुआ था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यानी पुर्तगाल से हुआ था। इसमें आप देखेंगे तो जो अल्मीडा था युद्ध हार गया था, इसी में इसका बेटा मारा गया। लेकिन 1509 में फिर से इसने आक्रमण कर दिया संयुक्त सेना पर, और यह आक्रमण किया संयुक्त सेना पर तो संयुक्त सेना जो थी वो हार गई। यानी 1508 में ये हारा और 1509 में जाते जाते ये इसने हरा के भेजा। और आप देखेंगे तो 1509 में ये फिर से अपने देश चला जाता है, ठीक है ना, पुर्तगाल चला जाता है। और 1509 में एक नए गवर्नर की नियुक्ति होती है, उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ठीक है ना। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। तो पहली बात इसको याद रखिएगा, कोर्टेस पद्धति कौन लाया? अल्मीडा लाया, ठीक है ना। वही अगर बात करेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति कौन लाया? अल्मीडा लाया, ठीक है ना। वही अगर पूछेगा 1508 में चेल का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो तुर्की, मिस्र और भारत की संयुक्त सेना और अल्मीडा के बीच हुआ था। वही आपसे पूछेगा कि ये भारत को छोड़ के वापस कब गया था पुर्तगाल, तो 1509 में। अब इसके जगह पे जो नया गवर्नर आता है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो ये 1500 में आ गए या 1498 में पुर्तगाली हमारे देश में आए और 1961 में गए। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछता है, या कई बार मैंने प्रैक्टिस सेटों में देखा है पुलिस के, कई बार, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहले आगमन करने वाली आने वाली यूरोपीय कंपनी का नाम बताइए और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनी का नाम बताइए। तो आप जानते हैं यही है बेचारे आपके पुर्तगाली, यानी कि 1498 में आते हैं और 1961 में जाते हैं। तो बड़े गवर्नर आए, लेकिन उन गवर्नर में सबको हमको नहीं पढ़ना है, जिनसे मेन क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, उनसे हम पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, अब हम दूसरा जो गवर्नर है, इंपॉर्टेंट गवर्नर है, जो 1509 में आता है, उसका नाम है अल्बुकर्क, ठीक है ना, अल्बुकर्क। ये फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ये अगर देखा जाए तो पुर्तगाली या पुर्तगीज कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, अगर पूछेगा कि भारत में पुर्तगाल कंपनी का गवर्नर कौन है, ठीक है ना, तो आप बताइएगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। लेकिन अगर पूछेगा भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर कौन है, तो वो है अल्बुकर्क। अब याद रखिएगा ये बड़ा ही खतरनाक था, ठीक है ना। इसने जो पॉलिसी अल्मीडा लगाया था उसको और सुदृढ़ करने का प्रयास किया। सबसे पहली बात कि जो ब्लू वाटर की पॉलिसी थी, ठीक है ना, जो कोर्टेस पद्धति थी, उसको और सशक्त करने का काम किसने किया था, तो अल्बुकर्क ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले तंबाकू, याद रखिएगा पहले हमारे देश में तंबाकू नहीं होता था, ये उन्हीं की देन है। तंबाकू की खेती करने को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। अगर पूछेगा भारत में तंबाकू खेती करने का बढ़ावा किसने दिया था, तो अल्बुकर्क ने दिया था। इसके बाद तीसरा टॉपिक आपसे ये बन सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस, गोवा में प्रिंटिंग प्रेस को बढ़ावा दिया था, कौन दिया था, तो अल्बुकर्क ने दिया था। और आप देखेंगे तो ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए ये पुर्तगाली, एक बात मैं और आपको बता दूं कि पुर्तगालियों की सोच और नीयत बड़ी गंदी थी। हमने बोला कि भैया ये व्यापार करने आए, लेकिन व्यापार करते करते इन्होंने धर्म का प्रचार भी किया। अल्मीडा की बात अलग थी, अल्बुकर्क के विषय में हमने पढ़ा, तो हमने बोला कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को और तगड़ा करने का काम किया था अल्बुकर्क, तंबाकू की खेती को बढ़ावा दिया अल्बुकर्क, प्रिंटिंग प्रेस लगाने का काम गोवा में किया अल्बुकर्क। एक काम और इसने किया था, बड़ा घटिया काम था वो, कि जो भी पुर्तगाली इन लोग के साथ आए थे तो इसने पुर्तगालियों को भड़काया, उन्हें मोटिवेट किया कि हमें अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। और उसी उद्देश्य से इसने 1200 पुर्तगालियों का एक
1200 पुर्तगालियों को यह आदेश दिया कि आप जाके हिंदू महिलाओं के साथ शादी करो, ताकि हिंदू महिलाओं के साथ शादी करोगे तो हमारी संख्या, एक तो जो महिला से शादी करोगे वो अभी ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो बच्चा पैदा भी होगा वो भी ईसाई धर्म में होगा। तो याद रखिएगा कि ईसाई धर्म को बढ़ाने का प्रयास भी किसने किया था, तो अल्बुकर्क ने किया था। मैं एक बार पुनः फिर से दोहरा दूं, तंबाकू की खेती को बढ़ावा किसने दिया था, अल्बुकर्क ने दिया था। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना, को बढ़ावा किसने दिया था, अल्बुकर्क ने दिया था। ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए भारतीय महिलाओं से पुर्तगाली पुरुषों को विवाह करने के लिए उत्तेजित किसने किया था, अल्बुकर्क ने किया था। इसके बाद गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में यूसुफजई आदिल शाह नामक एक शासक था, ठीक है ना, उससे गोवा भी किसने छीना था, तो अल्बुकर्क ने छीना था। आदिल शाह से गोवा किसने छीना था, अल्बुकर्क ने छीना था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो ये अगर देखा जाए तो अल्बुकर्क की काफी प्रसिद्धियां थी, और अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों में सबसे प्रसिद्धि या प्रसिद्ध कोई अगर गवर्नर जनरल हुआ वो अल्बुकर्क हुआ, ठीक है ना। इसके बाद एक और गवर्नर आते हैं, उनका नाम है फ्रांसिस्को निम्नो डी कान्हू, ठीक है ना, सॉरी, वो 1530 में आते हैं। और उनसे ज्यादा क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियों में कौन से गवर्नर ने कोचीन से अपनी राजधानी गोवा को स्थानांतरित किया था, वे था निम्नो डी कान्हू। इस बात को याद रखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, हम इस बात पे चर्चा किए हैं कि किस लिए पुर्तगाली कंपनी हमारे देश में आई, ठीक है ना। इसके बाद किस प्रकार से उन्होंने भारत में अपना एकाधिकार स्थापित किया। एक बात और मैं बता दूं कि आने के लिए कई कंपनियां भी भारत में आई, पुर्तगाली आए, ठीक है ना, इसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, इसके बाद डेनिश आए, इसके बाद आप देखेंगे फ्रांसीसी आए। लेकिन क्या कारण था कि 5 कंपनियों में, ठीक है ना, केवल अंग्रेज या ब्रिटिश कंपनी है ऐसी थी जिसका एकाधिकार भारत में था। आप देखेंगे तो अंग्रेजों की लड़ाई डचों से हुई थी, ठीक है ना, और डचों से हुई थी, मनमुटाव चल रहा था, तभी जाके आप देखेंगे तो इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया और मुंबई को दान में दे दिया, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो अंग्रेजों की लड़ाई डचों से हुई थी 1759 में, जिसको हम कहते हैं वेधरा का युद्ध, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और डच जो थे वो हार गए थे। और डच जब हार गए थे तो अपनी सारी संपत्ति, सारी व्यापारिक कोठरी बेच के फिर वापस अपने देश चले गए थे। वहीं अगर बात करें तो अंग्रेज आए। अंग्रेज आप देखेंगे तो अंग्रेज का एक अलग ही ढांचा था, क्योंकि 5 कंपनियों में जितनी भी यूरोपीय कंपनी आई थी अंग्रेजों को छोड़कर, वो सरकार के अधीन काम करती थी, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजी कंपनी है ऐसी थी, ब्रिटिश कंपनी ऐसी थी जो जिसमें अंग्रेजी स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं था। वही कारण था कि अपने मनमौजी ढंग से काम करते थे, और यही कारण था कि उन्हें सफलता मिली। अब हम जब अंग्रेजी कंपनियों का आगमन बताएंगे, ठीक है ना, हम अंग्रेजी कंपनी को ही पूरे आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। हमारे भारत के संस्कृति, समाज और राजनीतिक पर भी इनका सर्वाधिक प्रभाव है, हमारे संविधान पर भी इनका सर्वाधिक प्रभाव है। इसके बाद जितने भी युद्ध लड़े अंग्रेजियों के, जैसे हमने 1757 का युद्ध लड़ा, 1764 का युद्ध लड़ा हमने, अगर देखा 1857 की क्रांति हुई अंग्रेजों के साथ ही हुई थी। तो कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों को बहुत डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले ये जो छोटी मोटी बोल बच्चन कंपनियां आई हैं, इनका जो अस्तित्व रह चुका है, इनसे कुछ कुछ प्यारा क्वेश्चन पूछता है, हम उसको पहले कवर कर लेते हैं। तो ये थी आपकी पुर्तगाली कंपनियों का आगमन, इनसे संबंधित तथ्य। बाकी इससे ज्यादा आपके लेवल में कुछ नहीं पूछता है, ठीक है ना। पढ़ने के तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं आप, लेकिन हमें काम की बातें पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।